हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 80 तक का क्वेश्चन बनाया था। इसके आगे हम 81 क्वेश्चन बना रहे हैं। तो 81वां क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। लीलन तंतु के तने से प्राप्त होता है। लीलन तंतु के तने से प्राप्त होता है जूट का पौधा, फ्लैक्स का पौधा, कपास का पौधा, हेम्प का पौधा। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि लिनन के तंतु से क्या प्राप्त किस तने से प्राप्त होता है लिनन, तो फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। लिनन तंतु फ्लैक्स के पौधे के तने से प्राप्त होता है। लिनन तंतु किससे तैयार होता है? फ्लैक्स के पौधे से। फ्लैक्स के पौधे के तने से प्राप्त होता है। फाइबर को पौधे के डंठल की संचालन की एक श्रृंखला के अधीन करके प्राप्त किया जाता है, जिसमें रेटिंग भी शामिल है। रेटिंग माने होता है गलाना। उसको क्या होता है, पानी में उसके तने को भिगो कर छोड़ दिया जाता है। उसके जो तने होते हैं वो जो तो फूल जाते हैं, वो धागा क्या है, तने छोड़ने लगते, उससे रेशे छोड़ने लगते हैं। अधिक तेजी से लीलन सूखता है और यह कपास से अधिक मजबूत होता है। और लीलन क्या होता है, जब रेशा निकाल लिया जाता है तो सूख बहुत अधिक तेज़ी से सूखता है। और क्या होता है कि इसकी कपास से अधिक मजबूती मिलती है। किससे? लीलन की जो तंतु होती है इसमें अधिक मजबूती मिलती है। किसकी अपेक्षा? कपास की अपेक्षा। आगे चलती है क्वेश्चन की ओर। बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस सन में लागू किया गया था? तो 1929 में, 1955 में, 1976 में, 2006 में। तो बाल विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1929 में। इसका आंसर ए सही होगा। इसकी व्याख्या की ओर चलते हैं। 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम लागू किया गया था। बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1929 में। इसका उद्देश्य विशेष बुराई समाप्त करना, जिसमें एक महिला बच्चे के जीवन और स्वास्थ्य के लिए खतरे की संभावनाएं थी। तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम क्या था कि जो बाल विवाह जब हो जाता था तो बच्चे, जैसे कि बच्चे होने पे जो महिला थी उनके स्वास्थ्य पर खतरा होता था, बच्चा भी कुपोषित होता था, तो जीवन और स्वास्थ्य के लिए खतरे की संभावना बहुत ज़्यादा अधिक रहती थी। विवाहित जीवन और ऐसी नाबालिग माताओं की अकाल मृत्यु से बचने के लिए, तो विवाहित जीवन और ऐसी क्या है कि नाबालिग जो माताएं होती थी, जो उनकी एज नहीं होती थी, जैसे 18 वर्ष का इसमें मान्य है, तो पहले ही बालक ही अवस्था में शादी हो जाती थी, तो उसमें क्या होता था कि माता की मृत्यु शारीरिक स्वास्थ्य न सही होने की वजह से ज़्यादा देखने को मिलता था। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समय मापक इकाई 1 सेकेंड का भाग होता है। तो TMU इसका होता है टाइम मेजरमेंट यूनिट। टाइम मेजरमेंट यूनिट। समय मापक इकाई 1 सेकेंड का कितना भाग होता है? तो यहाँ पे .036 होता है। इसका आंसर डी सही है। आगे चलते हैं। TMU का मतलब समय मापने वाली इकाई है। इसका उपयोग बहुत कम समय मापने के लिए किया जाता है। किसी प्रक्रिया की गति समय को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। समय की मापन की इकाई के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? TMU। ये क्या है कि सेकेंडों को नापता है। ये मतलब 1 सेकेंड में कितना होता है? तो .036 भाग होता है। तो समय मापने वाली यह एक इकाई है। इसका उपयोग बहुत कम समय मापने के लिए की जाती है। बहुत ही हमको बारीकी समय का मापन करना है तो हम किसका? TMU का मापन करेंगे। इसके द्वारा हम अपने क्या है सेकेंड का पता कर सकते हैं। किसी प्रक्रिया की गति को, अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं उसकी गति हमको सेकेंड का पता करना होगा, तो सेकेंड में उसकी गति कितना रही है तो हम TMU के द्वारा पता कर सकते हैं। इसका उपयोग किसका? गति के समय मापने के लिए किया जाता है, TMU का। अब इसका यहाँ पे आधार और परिणाम दोनों दिया गया है। तो 1 TMU बराबर कितना होता है? तो
0.036 सेकेंड होता है। 1 TMU बराबर 0.036 सेकेंड होता है। 1 TMU बराबर अगर मिनट में देखा जाए तो 0.00060 होता है। 1 TMU बराबर देखा जाए अगर घंटे के हिसाब से देखा जाए, इनका मापन किया जाता है तो 0.00040 है, फिर 10 घंटा मापन होती है। तो ये सब मापने की इकाई है। ये सेकंड की इकाई है, ये मिनट की इकाई है, घंटे की इकाई है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्त में शर्करा की सामान्य मात्रा होती है। रक्त में शर्करा की सामान्य मात्रा होती है तो कितना? 80 मिलीग्राम। 100 क्या है मिली, रक्त पे कितना होता है यहाँ पे? 80 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीग्राम। यहाँ पे 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीग्राम पर, और यहाँ 80 पर 120 मिलीग्राम 1000 मिली रक्त पर, और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी सही होगा। 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 मिली रक्त पर। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीग्राम रक्त में शर्करा की सामान्य मात्रा होती है। शर्करा की सामान्य मात्रा को मापने के लिए हम क्या करते हैं? 100 मिली रक्त लेते हैं और उसमें देखा जाता है कि उसका क्या रक्तचाप है, कितना होना चाहिए? 80 से 120, मिनिमम 80, मैक्सिमम क्या नहीं 80 से 120 के बीच में रहना चाहिए। आगे है, वयस्क के लिए एक सामान्य रक्त शर्करा का स्तर मधुमेह के बिना खाने के 2 घंटे बाद 90 से 100 मिलीग्राम होता है। अगर एक ही वयस्क व्यक्ति है जिसका सामान्य रक्त शर्करा का स्तर मधुमेह के बिना ही खाने के 2 घंटे पहले 90 से 100 मिलीग्राम होता है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 85 क्वेश्चन है। कांथा कढ़ाई कहाँ से संबंधित है? कांथा कढ़ाई कहाँ से संबंधित है? तो पहला है पंजाब, ए है पंजाब, बी है उत्तर प्रदेश, सी है बंगाल और डी है गुजरात। इसका आंसर क्या होगा? कांथा कहाँ का फेमस है? कांथा कढ़ाई तो बंगाल का। तो इसके बारे में चलते हैं, व्याख्या देखते हैं क्या है। कांथा कढ़ाई बंगाल से संबंधित है। कांथा विशेष रूप से बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और उड़ीसा के भारतीय राज्यों में एक प्रकार की कढ़ाई शिल्प है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और उड़ीसा, इन सभी जगहों पे क्या है? भारतीय राज्य की जो कढ़ाई है देखने को मिलती है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है तो जूल है, किलो कैलोरी है, किलो जूल है, कैलोरी है। तो इसका आंसर क्या होगा? जूल। ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई देखा जाए तो जूल को माना गया है। जूल ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। काम या ऊर्जा यह मीटर के माध्यम से अभिनय करने वाले 1 न्यूटन के बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। जूल क्या है? ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। काम या ऊर्जा का 1 मीटर के माध्यम से, काम जो हम करते हैं उसमें जो हम एनर्जी लगाते हैं, काम या ऊर्जा है मतलब जो कार्य कर रहे हैं, कार्य के दौरान जो ऊर्जा लग रही है, यह मीटर के माध्यम से अभिनय करने वाले 1 न्यूटन के बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ढाका का मलमल का निर्माण होता है सूती रेशों से, ऊनी रेशों से, कृत्रिम रेशों से, रेशमी रेशों से। इसका आंसर ए सही होगा। ढाका का मलमल सूती रेशों से होता है। निर्माण इससे प्राप्त होता है। ढाका का मलमल का निर्माण किससे होता है? तो सूती रेशों से होता है। इस कपड़े को, ढाका के मलमल के कपड़े को क्या करते हैं हम? छोटे से रिंग में से भी निकाल
सकते हैं और इसे माचिस के डिब्बे में भी रख सकते हैं। ढाका के मलमल के वस्त्र को सूती वस्त्रों से बना वो सूती रेशों से ढाका का मलमल का निर्माण होता है। मलमल का निर्माण ढाका शहर और आसपास के कुछ स्टेशनों में स्थानीय कौशल के स्थानीय रूप से उत्पादित कपास के साथ किया गया है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना का आधारभूत दर्शन है। कैसा दर्शन है? शिक्षा का, प्रसार शिक्षा का, शिक्षण का, औपचारिक शिक्षा का। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी सही होगा। क्या? प्रसार शिक्षा का। अगर शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना का आधारभूत दर्शन है तो किसका आधारभूत दर्शन है? तो प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा क्या है? व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाता है, मनोवृत्ति में और उनके दृष्टिकोण में भी परिवर्तन लाता है प्रसार शिक्षा। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना प्रसार शिक्षा का आधारभूत दर्शन है। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य नियमित स्कूल प्रसार शिक्षा का उद्देश्य नियमित स्कूल और कक्षा के शिक्षा के बाहर ग्रामीण शहरी आबादी के लिए उपयोगी जानकारी एवं विचारों का विस्तार या प्रसार करना होता है। प्रसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है? कि नियमित स्कूल और कक्षा शिक्षा के बाहर, मतलब स्कूलों में शिक्षा वो न दी जाए, बाहर, घर के बाहर, मतलब गाँवों में, स्कूल के बाहर, ग्रामीण को भी और शहरी आबादी को भी, सभी को क्या है, इनकी शिक्षा दी जानी चाहिए। कौन सी शिक्षा? प्रसार शिक्षा। आगे क्वेश्चन है, मिलावट कहते हैं तो मिलावट किसे कहते हैं? बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिलाने को, भोजन से मूल्यवान तत्वों को निकालने को, अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ के मूल्य पर कम गुणवत्ता का सामान बेचने को, उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी सही है। उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी को मिलावट कहते हैं जिसमें बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिलाना और भोजन से मूल्यवान तत्वों को निकालना। इसमें सभी को माना गया है कि इनके अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ के भोजन पर और कम गुणवत्ता वाले के भी सामान में को बेच भी देते हैं। अधिक गुणवत्ता वाले जिससे उसकी मूल्य क्या है? अधिक है, तो भी बेच देते हैं, और या तो किसी गुणवत्ता कम हो और उसकी वैल्यू क्या गुणवत्ता बढ़ाकर भी बेच दी जाती है। इसमें क्या कहा गया कि उपयुक्त तो सभी को मिलावट कहते हैं, जो इसके ऊपर बताया गया है, जिसमें बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिलाना और भोजन से मूल्यवान तत्वों को निकालना। ऐसा होता है कि जो खाने वाली वस्तुएं होती हैं उसमें कुछ मिलावट जो की जाती है बाहरी तरफ से, और जो शुद्ध चीज़ें होती हैं उसे निकाल कर और उसके बाहरी चीज़ों को मिला दिया जाता है। जैसे धनिये के पाउडर में लकड़ी का बुरादा मिलाया जाता है, लाल मिर्च पाउडर में ईंटे का चूर्ण मिलाया जाता है। तो इसी तरह खाने की जो सामग्रियां होती हैं क्या होती है? मिलावट कर दी जाती हैं। तो मिलावट का अर्थ होता है कि ऐसी कोई भी सामग्री जो खाद्य को असुरक्षित या घटिया या गलत ब्रांडेड या बाहरी पदार्थ युक्त बनाने के लिए नियोजन है या की जा सकती है। मिलावट क्या है? तो मिलावट ऐसी सामग्री है, खाद्य वस्तु है जो असुरक्षित है, घटिया तरीके से अच्छे ब्रांडों में भी, मतलब जो अच्छी क्या होती है खाद्य पदार्थ होती है उसमें बाहरी चीज़ों को मिला दिया जाता है, घटिया चीज़ों को मिला दिया जाता है कि नुकसानदेह होता है। तो बाहरी पदार्थ युक्त बनाने के लिए उन्हें नियोजन कर देते हैं। वही क्या होता है कि कोई चीज़ खाने वाली वस्तुओं में कुछ बाहरी चीज़ों को मिला दिया जाता है, कुछ मिक्स कर दिया जाता है और अन्य वस्तुओं को उसमें मिला दिया जाता है, तो उसे मिलावट के ही अंतर्गत माना जाता है। आगे क्वेश्चन की ओर चलती है। वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान किस नाम से प्रख्यात है? हाइजीन है, स्वास्थ्य एवं जन स्वास्थ्य है, प्रिवेंटिव मेडिसिन एवं पब्लिक हेल्थ है, प्रिवेंटिव एवं सोशल मेडिसिन है। इसका आंसर डी है, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। तो प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान का नाम से प्रख्यात है। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में जो स्वास्थ्य विज्ञान है वो किस नाम से प्रख्यात है, तो क्या कहेंगे? प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के नाम से
स्वास्थ्य विज्ञान प्रख्यात है या जाना जाता है? स्वास्थ्य विज्ञान वे विज्ञान है जो अपने विषय के मुख्य भाग के रूप में स्वास्थ्य की देखभाल के ध्यान केंद्रित करते हैं। स्वास्थ्य वह विज्ञान है जो अपने स्वास्थ्य के विषय पर क्या है, मुख्य भाग बना हुआ है और स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्वास्थ्य रिलेटेड जो देखभाल होती है, क्या होता है, स्वास्थ्य विज्ञान उस पर केंद्रित होता है या अपना ध्यान उस पर ही केंद्र बनाए रखता है कि उसमें क्या दिक्कतें हैं, स्वास्थ्य क्या कैसे खराबियां हो रही हैं स्वास्थ्य का, उसका क्या करते हैं, देखभाल करते हैं, स्वास्थ्य विज्ञान के द्वारा की जाती है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गर्भकालीन अवस्था होती है कौन सी? गर्भधारण से 2 सप्ताह, गर्भधारण से जन्म तक, गर्भधारण से 8 सप्ताह, जन्म से 14 सप्ताह। इसका आंसर क्या है? गर्भधारण से जन्म तक। कौन सी अवस्था? गर्भकालीन। जब से बच्चा पेट में आ जाता है, जैसे कहा जाए कि जब से प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है, वो तब से लेकर जब तक बच्चे की डिलीवरी हो नहीं जाती तब तक की अवस्था गर्भधारण के जन्म तक की अवस्था मानी जाती है। गर्भधारण से जन्म तक गर्भकालीन अवस्था होती है। गर्भधारण के बाद के पहले 2 सप्ताह को जन्मिनल चरण के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि जन्मिनल चरण कौन सी होती है और वो किस स्टेप को जाने जाते हैं या तो कितने सप्ताह के अंतर्गत मान्य होता है। तो गर्भधारण के बाद से पहले 2 सप्ताह को कहा जाता है जन्मिनल चरण। 3 से 8वें सप्ताह जो होती है वो भ्रूण की अवस्था होती है, जिसे कहते हैं एम्ब्रॉयनिक पीरियड। 9वें सप्ताह से जन्म तक और 9वें सप्ताह से जन्म तक के समय को भ्रूण अवधि के रूप में जाना जाता है, जिसे फिटल पीरियड कहा जाता है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। DWCRA का क्रियान्वयन करती है तो कौन सर? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला परिषद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो DWCRA का क्रियान्वयन कौन करता है? तो राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट करता है। तो राज्य सरकार DWCRA का क्रियान्वयन करती है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संश्लिष्ट रंजक की खोज की थी तो कौन ऐसे हैं जो वैज्ञानिक जो संश्लिष्ट रंजक की खोज किए थे, जिसे कहते हैं सिंथेटिक डाई? तो विलियम हेनरी पार्किन, मोरे, जेटी डिक्सन, जॉर्ज डिमर्स। इसका आंसर विलियम हेनरी पार्किन है, ए सही है। विलियम हेनरी पार्किन ने संश्लिष्ट रंजक की खोज की। 1856 में पहली व्यावसायिक सिंथेटिक डाई की खोज विलियम हेनरी पार्किन ने की थी। जहाँ तक कहा जाता है कि पहले जो भी हम खनिज लवण से या मतलब खनिज तत्वों से बनाए, जैसे खनिज एस्बेस्टस जो है ये खनिज है, यहाँ से भी जो रेसे प्राप्त होते हैं, कपास से होते हैं, और आपका है गया रेशम होगा, तो ये सब क्या है? प्राकृतिक रेसे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो सिंथेटिक जो मानव द्वारा निर्मित है, जो बनाया गया है वो सिंथेटिक है, जो केमिकलाइज करके बनाया गया है। तो कौन बनाया था सबसे पहले? तो विलियम हेनरी पार्किन ने बनाए थे उस रंजक को। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा एक वैट रंजक है? वैट रंजक जो है, वैट डाई क्या है? तो हल्दी है, कुल तार है, नमक है, इंडिको है। तो वैट रंजक किसे कहते हैं? इंडिको को। इंडिको एक क्या है? वैट रंजक है। पानी में अघुलनशील रंगों का एक बड़ा वर्ग, जैसे कि इंडिको और एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव, जो विशेष रूप से सेलुलोजिक फाइबर पर उपयोग किए जाते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जाइगोट किसे कहते हैं? तो शुक्राणु, अंडाणु, नया कोश, क्रोमोसोम। इसका आंसर क्या है? सी, नया कोश। नया कोश को जाइगोट कहते हैं। जाइगोट विकास की प्रारंभिक अवस्था है। मनुष्य के एक जाइगोट का निर्माण तब होता है जब एक अंडा कोशिका
एक शुक्राणु कोशिका द्वारा निषेचित होती है। आगे क्वेश्चन है, पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर रखा गया है। क्या मानसिक स्वास्थ्य, पर्यावरण स्वास्थ्य, सकारात्मक पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण? इसका आंसर क्या है? बी। इसका आंसर जो बी है क्या है? पर्यावरण स्वास्थ्य। पर्यावरण स्वास्थ्य का नाम बदलकर पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर पर्यावरण स्वास्थ्य रखा गया है। अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि पर्यावरण स्वास्थ्य किस नाम को बदलकर रखा गया, तो पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर पर्यावरण स्वास्थ्य रखा गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पर ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है, जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर्यावरण स्वच्छता के मामले में पर्यावरण की स्वच्छता स्थितियों को बनाए रखने के लिए इसे लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने से रोकने के लिए अवधारणा से जोड़ा जाता है। इसलिए पर्यावरण स्वच्छता का नाम पर्यावरण स्वास्थ्य रखा गया, जिसका तात्पर्य व्यक्ति की बाहरी रासायनिक और भौतिक कारकों की देखभाल करती है। आगे क्वेश्चन है, मलमल कपड़े के एक टुकड़े के धागों की रेशे यदि अगर 64/60 है तो कहलाएगा। 64 × 60 है तो क्या कहलाएगा? खराब संतुलन, अच्छा संतुलन, कमजोर संतुलन, उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छा संतुलन कहलाएगा कब? जब 64 × 60 रहेगा धागों की संख्या, तब तो क्या है? अच्छा संतुलन कहलाएगा। मलमल कपड़े के एक टुकड़े के धागे की संख्या यदि 64 × 60 है तो वह अच्छा संतुलन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? तो ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, कबूतर जैसी छाती, अस्थि विकृति। इसका आंसर ऑस्टियोपोरोसिस होगा, बी। ऑस्टियोपोरोसिस जो रोग है ये वृद्धों में देखने को मिलता है। तो वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी उत्पन्न होती है। पहला इसका स्टेप क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया, पहला स्टेप है ऑस्टियोमलेशिया और स्टेप 2 है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोमलेशिया बच्चों में देखने को मिलता है, ऑस्टियोपोरोसिस वृद्धों में देखने को मिलता है। ऑस्टियोपोरोसिस वृद्धा में ज़्यादा पाया जाता है। क्या होती है? अस्थियाँ कमजोर हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है। गृह व्यवस्था एवं व्यवहारिक विज्ञान है, यह कथन किसका है? ग्रासिम कैंडिल का, कोटजिन का, राजमल पीर देवदास का, इरीन ओपन हिम ने। इसका आंसर बी सही होगा, कोटजिन का है। यह कथन किसका है? कोटजिन का कि गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, कोटजिन ने कहा है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में होता है तो क्या होता है? ग्लूकोज का ग्लूकोजन में परिवर्तन होना, ग्लूकोजन का विघटन होना, ग्लूकोजन का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन होना, अमीनो अम्ल तथा वसा का निर्माण होना। इसका आंसर सी सही होगा, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन होना। ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन ग्लाइकोसिस प्रक्रिया में होता है। ग्लाइकोलाइसिस एक चयापचय मार्ग है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। वास्तव में ग्लाइकोलाइसिस और इसके समानांतर मार्ग पेंटोज फास्फेट मार्ग को बनाने वाली प्रक्रिया आर्कियन महासागर की ऑक्सीजन मुक्त स्थितियों में होती है, वह भी एंजाइम की उपस्थिति में जो धातु द्वारा उत्प्रेरित होती है। आगे क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है? तो प्रसार कार्यकर्ता को कहा जाता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी। पहला है प्रसार प्रबंधन को, प्रसार कार्यकर्ता को, ग्रामीण नेता को और प्रसार विशेषज्ञ को। इसका आंसर बी सही है, प्रसार कार्यकर्ता को। क्यों कहा जाता है प्रसार कार्यकर्ता या सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी? इसके बारे में जानते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का महत्व ग्रामीण क्षेत्रों और विकासशील ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन को ऊपर उठाने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। यह भारत सरकार द्वारा लाई गई सबसे बड़ी ग्रामीण पुनर्समायोजन योजना है। किसके द्वारा यह लाई गई थी?
किसके द्वारा यह लाई गई थी? भारत सरकार द्वारा लाई गई थी। और किस गांव के लिए था? ये ग्रामीण विकास क्षेत्रों के लिए, उन गाँव के विकास क्षेत्र के लिए, या विकास उनका ऊपर बढ़ाने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। विरासत में मिली हुई आय क्या कहलाती है? नियमित आय, अनियमित आय, प्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय। तो जो विरासत में मिली हुई आय होती है वो अप्रत्यक्ष होती है, कभी वो दिखाई इनडायरेक्टली तरह से मिलती है, जो इनडायरेक्टली इनकम होती है। तो अनियमित आय विरासत में मिली हुई आय है। अनियमित आय अनअर्जित आय या बिना कमाया हुआ पैसा है। जब अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो ये विरासत की मिली हुई धन है, तो ये कमाया तो नहीं गया है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती जाती है। तो ये क्या है कि इनडायरेक्टली होती है, जो कि हमें दिखाई नहीं देती है प्रत्यक्ष रूप से, हमारे प्रत्यक्ष में नहीं रहती है, अप्रत्यक्ष में रहती है। इसके अंतर्गत बचत खातों में ब्याज, बॉन्ड ब्याज, गुजारा भत्ता, शेयरों से लाभांश, विरासत में मिली आय शामिल होती हैं। विरासत में अगर मिली आय शामिल क्या क्या होती है? ब्याज होता है, बॉन्ड ब्याज होता है, गुजारा भत्ता होता है, शेयरों के लाभांश और विरासत होती है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी भी टेक्सटाइल सामग्री का सबसे छोटी इकाई है, कौन सा है? वस्त्र है, रेशा है, तंतु है, अणु है। तो किसी भी टेक्सटाइल सामग्री की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो तंतु है। क्वेश्चन में आएगा तो इसकी इंग्लिश पे ध्यान देना है कि अगर किसी भी टेक्सटाइल सामग्री की सबसे छोटी इकाई पूछता है तो फाइबर होगा। ये देखिए, रेशा की इंग्लिश यार्न लिखा है और तंतु की इंग्लिश फाइबर लिखा है, तो हमें फाइबर पे टिक करना है। तंतु टेक्सटाइल सामग्री की सबसे छोटी इकाई है फाइबर। तंतु को एक कपड़ा सामग्री की सबसे छोटी इकाई के रूप में पहचाना जाता है, जिसकी लंबाई उसके व्यास से कई अधिक गुना होती है। चम्मच की आकृति का नाखून जैसे लक्षण वाली बीमारी को क्या कहते हैं? क्वाशियोकर, रक्त अल्पता, मैरास्मस उपयुक्त तो सभी। तो रक्त अल्पता जिसे कहते हैं एनीमिया, ब्लड की कमी से क्या होता है? एनीमिया नामक बीमारी होती है। इसके जो नाखून होते हैं ये चम्मच के समान दिखने लगते हैं। इसके लक्षण पता चल जाता है नाखून देखकर। नाखून कैसे हो जाते हैं? उसकी आकृति तो चम्मच के आकार की हो जाती है। रक्त अल्पता को चम्मच की आकृति के नाखून जैसे लक्षण बीमारी को देख कहते हैं। चम्मच की आकृति के नाखून मुलायम नाखून होते हैं जो बाहर निकले हुए दिखते हैं। अक्सर चम्मच नाखून आयरन की कमी से होने वाले रक्त अल्पता के रूप में जानी जाती है। चम्मच की आकृति वाले नाखून हृदय रोग, हाइपोथायराइडिज्म से भी जुड़े हो सकते हैं। उनकी कौन सी बीमारियां हो सकती है? हृदय संबंधी भी हो सकती है ये लक्षण देखकर। या कौन सी लक्षण? चम्मच की आकृति जैसे नाखून को देखकर रोग संबंधी भी बीमारियां हो सकती हैं। हाइपोथायराइड भी हो सकता है जो इसके लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन, ये कथन किसका है? ए रेड्डी का, बी रामाभाई, सी कृष्णाचारी और डी हरेन भाई। तो इसका आंसर क्या है? ए रेड्डी। ए का इसका आंसर सही है, ए रेड्डी का कथन है कि प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन माना गया है। आगे क्वेश्चन है, टेबल लिनन में कौन सी बुनाई होती है? प्लेन बुनाई, रिप बुनाई, ट्विल बुनाई, बास्केट बुनाई। इसका आंसर क्या सही होगा? इसका आंसर बी सही होना चाहिए, रिप बुनाई। ट्विल बुनाई है, इसका आंसर क्या सही है? ट्विल बुनाई, सी इसका आंसर सही है। टेबल लीलन में ट्विल बुनाई होती है तो टेबल लीलन में विभिन्न उत्पाद शामिल हैं, जैसे टेबल कवर, टी पॉट कवर, हैंड टॉवल और नैपकिन। यह सब ट्विल बुनाई के द्वारा की जाती है। इसका आंसर क्या सही होगा? सी टेबल लीलन।
टेबल लिनन की फाइबर सामग्री कपास, रेशम, सनी, जूट, सिंथेटिक फाइबर इत्यादि है। आगे क्वेश्चन है भोजन पकाने की खदकाना। खदकाना को इंग्लिश में सिमरिंग कहा जाता है। खदकाना एक विधि होती है जिसे सिमरिंग कहा जाता है। विधि में तापमान होता है। जब हम भोजन पकाने की सिमरिंग करते हैं उस विधि को क्या कहते हैं और उस विधि का तापमान कितना होना चाहिए? 82 डिग्री सेल्सियस से 99 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो 82 डिग्री सेल्सियस से 99 डिग्री सेल्सियस सिमरिंग विधि में तापमान होता है। सिमरिंग भोजन को धीरे धीरे पकाने का एक तरीका है। सिमरिंग का क्या अर्थ होता है? भोजन को तरल में पकाना, यहाँ तक कि केवल तरल को उबालते बिंदु से ठीक नीचे तापमान पर पकाना। आगे क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 7 जून, 7 जून, 5 जून, 9 दिसंबर। इसका आंसर क्या होगा? 7 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल की तारीख 1948 में WHO की स्थापना की वर्षगांठ मनाई गई थी। WHO एक विशेष विषय से संबंधित दिन पर अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय कार्यक्रमों का आयोजन करता है। पोषण विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? या आहार विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? पोषण मतलब आहार होता है। अगर आहार भी पूछा तो कोई दिक्कत नहीं, पोषण भी पूछेगा तो वही होंगे, पोषण और आहार एक ही होंगे। इसका आंसर क्या होगा? लाइवोइजर। बी क्या है? पेंटोन कोफर अटवाटर वो इट। इसका आंसर ए सही है। लाइवोइजर पोषण विज्ञान के जनक माने गए। पोषण और रसायन विज्ञान के जनक, अगर पोषण रसायन विज्ञान के जनक दोनों को पूछा है ऑप्शन करके, ऑब्लिक करके उसमें, तथा एंटोनी लेवोइजर द्वारा खोजा गया है। कि कौन लेखक राइटर हैं पोषण और रसायन विज्ञान के? तो एंटोनी लेवोइजर। आगे क्वेश्चन क्यों चलते हैं? भूलने की अचेतन प्रक्रिया है। उसी के आगे हम पढ़ते हैं 1800 के दशक में शुरुआत में भोजन के मुख्य घटक कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के तत्व अलग अलग पड़ गए हैं, जल्द ही स्वास्थ्य से जुड़ गए हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भूलने की अचेतन प्रक्रिया प्रतिगमन, समाहीकरण दमन और समाहीकरण दमन, मानसिक कल्पना। इसका आंसर सी सही है, दमन, रिप्रेशन। दमन भूलने की अचेतन प्रक्रिया है। अगर पूछा जाए दमन क्या है तो भूलने की एक अचेतन प्रक्रिया है। विस्मरण एक सैद्धांतिक मनोवैज्ञानिक व्यवहार है जिसमें लोग अवांछित यादों को भूल सकते हैं, या तो होशपूर्वक या अनजाने में। कभी कभी क्या होता है जब रिप्रेशन होता है तो दमन हो जाता है। तो दमन में क्या होती है कि भूलने की बीमारी हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो माइंड होता है अचेतन प्रक्रिया में चली जाती है, जैसे विस्मरण हो जाता है, दिमाग से बातें निकल जाती हैं या भूल जाने को आता है, उसे दमन या अचेतन प्रक्रिया कहते हैं। तो क्या होता है, व्यक्ति अपने होश में नहीं रहता है, उसे याद नहीं रहता, कभी कभी जानबूझकर भी हो मतलब याद रहता है तो भी अनजान बनता है। इसमें दोनों बातें कही गई हैं। दमन उस प्रक्रिया के लिए फ्रायडियन शब्द है। पूछा जाए कि दमन उस प्रक्रिया के लिए किस शब्दों का प्रयोग किया गया, किस वाक्य का, तो फ्रायडियन शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसके द्वारा सचेत स्मृति से अत्यधिक नकारात्मक या भयावह अनुभव खो जाते हैं। मेड्रीन एक प्रकार का है, एक प्रकार का कॉलर है। मेड्रीन एक प्रकार का क्या है? कॉलर है। ये इसका आंसर सही है। तो मेड्रीन एक प्रकार का कॉलर है। मेड्रीन कॉलर स्टैंडिंग कॉलर, बैंड कॉलर, चोकर कॉलर, शर्ट या जैकेट पर एक छोटा खुला स्टैंड अप कॉलर स्टाइल है। कपड़ों में देखा जाए तो अनेक प्रकार की डिजाइनिंग है। किसी का स्टैंड कॉलर है, डबल कॉलर में दिखा जाए, कभी छोटा कॉलर आगे का होता है, उससे बड़ा कॉलर होता है।
स्टैंडिंग कॉलर हो गया, चोकर कॉलर हो गया, जैकेट जैसे जैकेट का शर्ट या जैकेट का वो अलग कॉलर हो गया, खुला अपर कॉलर अलग हो गया। तो ये सब स्टाइलिश स्टाइल ही है जो कपड़े में और पुरुष के कपड़े में जो शर्ट होती है उसमें देखने को मिलती है। यह शैली का पश्चिमी नाम किंग युंग चीन में मंदारिन नौकरशाहों से लिया गया है। अगर पूछा जाए कि मैंड्रिन का जो प्रकार है कहाँ से लिया गया है, तो यह पश्चिमी शैली का पश्चिमी नाम क्या है, किंग युंग चीन में, यह चीन से लिया गया है। यह मंदारिन नौकरशाहों से लिया गया है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भ्रूण की आंतरिक परत को क्या कहते हैं? ओरियान, नाभिरज्जु, गर्भनाल, अम्नी आन। इसका आंसर ए सही है, अम्नी आन। अम्नियान भ्रूण की आंतरिक परत को कहते हैं। आंतरिक परत मतलब अंदर वाली जो परत होती है उसे कहते हैं। अम्नियान एक झिल्ली है जो पहली बार बनने पर मानव विभिन्न अन्य भ्रूणों को बारीकी से कवर करती है। यह एमनियोटिक द्रव से भरा। अगर पूछा जाए कि जब क्या है भ्रूणों को बारीकी कवर करता है उसका क्या नाम है, जो झिल्ली है तो उसे क्या कहेंगे? एमनियोटिक द्रव से भरा हुआ होता है, या एमनियोटिक झिल्ली भी कहते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रसार कार्यकर्ता का कार्यक्षेत्र होता है असीमित, बहुआयामी, निर्धारित, द्विआयामी। इसका आंसर क्या सही है? बहुआयामी। प्रसार शिक्षा कई क्षेत्रों में काम करता है, इसलिए मल्टी डायमेंशनल है। बहुआयामी क्या है? मल्टी डायमेंशनल है। ये हर एक क्षेत्रों में कार्य करता है प्रसार शिक्षा। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। प्रसार शिक्षा का शब्द सर्वप्रथम सन 1873 में किया गया था। तो कहाँ था? हार्वर्ड विश्वविद्यालय, टेक्सास विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर सी सही होगा, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1873 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किया गया। प्रसार शिक्षा पहली बार 1873 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा एक विशेष शैक्षिक नवाचार का वर्णन करने के लिए पेश किया गया था। यह विश्वविद्यालयों के शैक्षिक लाभों को आम लोगों तक पहुंचाना, जहां वे रहते थे और काम करते थे। कैम्फनर आहार का प्रयोग होता है। तो कैम्फनर आहार का प्रयोग कहाँ होता है? तो उच्च रक्तचाप में। और जो अल्सर होता है इसमें सीपी आहार या सीपी तरल पदार्थ दिया जाता है, तरल आहार दिया जाता है अल्सर में। अब इसमें पूछा है कि कैम्फलर आहार का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। कैम्फलर आहार का प्रयोग उच्च रक्तचाप में होता है। उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए कैम्फलर द्वारा तैयार चावल, फल, चीनी के साथ साथ विटामिन और आयरन के खुराक का आहार में प्रयोग किया जाता है। 116 का क्वेश्चन है। पाश्चुरीकरण किसके संरक्षण की विधि है? पनीर, पेय पदार्थ, सब्जी, दुग्ध। इसका आंसर डी सही है। पाश्चुरीकरण किसका हम करेंगे? संरक्षण करने के लिए, दूध को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं? पाश्चुरीकरण करते हैं। पाश्चुरीकरण करके जब हम दूध को रखते हैं तो सुरक्षित और संरक्षित होती है। इसके आंसर को पढ़ते हैं। पाश्चुरीकरण दूध का संरक्षण की विधि है। पाश्चुरीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रोगजनकों को मारने के लिए शेल्फ जीवन को बढ़ाने के लिए खाद्य और पेय पदार्थ पर लागू की जाती है। आमतौर पर गर्मी में पानी का क्वथनांक कितना हो जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस से 212 फ़ारेनहाइट से नीचे होता है। जबकि पाश्चुरीकरण में जब हम दूध को बॉयल करते हैं, पाश्चुरीकरण करते हैं तो कई सूक्ष्म जीव मर जाते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं। तो पाश्चुरीकरण का भोजन को खराब करने वाले एंजाइमों की गर्मी निष्क्रियता के माध्यम से सेफ जीवन को बढ़ाता है।
आगे क्वेश्चन है, प्रथम गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना किस राज्य में हुई? नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, चेन्नई। इसका आंसर ए सही है, न्यू दिल्ली। प्रथम गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना नई दिल्ली राज्य में हुई। लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का एक घटक कॉलेज है जिसकी स्थापना 1932 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई थी। यह एक महिला कॉलेज है। इरविन कॉलेज जो दिल्ली में है, यह एक महिला, लेडी इरविन कॉलेज जो है दिल्ली में विश्वविद्यालय या क्या है, महिला कॉलेज है और खाद्य प्रौद्योगिकी में स्नातक पाठ्यक्रम के साथ साथ गृह विज्ञान में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करता है। आगे क्वेश्चन है, साधारणतया किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? तो एलडीएल, वीडीएल, वीएलडीएल, एचडीएल। इसका आंसर क्या, डी क्या है, काइलो माइक्रान। इसका आंसर एलडीएल। साधारण किस वसा के हानिकारक कोलेस्ट्रॉल पूछा है? तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है एलडीएल होता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है एचडीएल होता है। तो बैड पूछा है तो एलडीएल होगा। इसका व्याख्या पढ़ते, एलडीएल एक साधारण वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल लियोप्रोटीन नामक प्रोटीन पर रक्त के माध्यम से यात्रा करते हैं। कोलेस्ट्रॉल लियोप्रोटीन नामक प्रोटीन पर रक्त के माध्यम से यात्रा करते हैं। दो प्रकार के लियोप्रोटीन पूरे शरीर में कोलेस्ट्रॉल ले जाता है। एलडीएल जिसे कभी कभी खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। एल कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर हृदय रोग और स्ट्रोक के लिए आपके जोखिम को बढ़ाता है। एलडीएल एक जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है और इसे वापस यकृत में ले जाता है। एचडीएल एक कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर हृदय रोग और स्ट्रोक के लिए सबसे आपके जोखिम को कम कर सकता है। आगे क्वेश्चन है, जापान पुष्प सज्जा में सो इंगित करता है। तो सो किसे इंगित करता है? स्वर्ग को, पृथ्वी के, मनुष्य को। में से कोई नहीं, तो मनुष्य को इंगित करता है। मनुष्य जापानी पुष्प सज्जा में सो इंगित करता है। इकेबाना में फूलों की व्यवस्था फूल शाखाओं, पत्तियों और तनों की जापानी कला बनाने के लिए सामग्री के रूप में नया जीवन ढूंढती है। इसमें मध्यम शाखा सो मनुष्य का प्रतिनिधित्व करती है। 120 क्वेश्चन है, परिवर्तन वर्ग का विचार सर्वप्रथम दिया गया था तो किसने दिया है? मुंडेल ने। मुंडेल ने परिवर्तन के 5 वर्ग बताए हैं और जिसमें से 3 को इन्होंने विशेष माना है और ग्रास एवं कैंडल ने क्या है, मुंडेल के परिवर्तनों को छांटकर 3 वर्गों में बांटा है। मुंडेल द्वारा परिवर्तन वर्ग का विचार सर्वप्रथम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि शरीर में किस प्रकार के परिवर्तनों को दर्शाती है? तो किस प्रकार के परिवर्तन है? गुणात्मक, मात्रात्मक, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी सही होगा, मात्रात्मक। वृद्धि में शरीर मात्रा प्रकार के परिवर्तन को दर्शाती है। वृद्धि शरीर के बढ़ते दृश्य दिखाती है जिससे हम वृद्धि को देख सकते हैं। हाइजिया शब्द हाइजिया से लिया गया है जिसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ग्रीक देवी का नाम है। जो हाइजिया से लिया गया है ग्रीक देवी का नाम है, व्यक्ति का नाम है, स्थान का नाम है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यह एक ग्रीक देवी का नाम है। हाइजिया शब्द हाइजिया से लिया गया है जिसका अर्थ ग्रीक देवी का नाम है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। यूनिसेफ को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बच्चों की आपूर्ति सहायता प्रदान करने के लिए 11 दिसंबर 1946 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे रेशे को कहा जाता है? तो स्टेपल यार्न, स्पन यार्न, फिलामेंट। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो लंबे रेशे को क्या कहा जाता है? और फिलामेंट। आगे को देखते हैं इसके बारे में। लंबे रेशे फिलामेंट कहलाते हैं। रेशों का वर्गीकरण किया जाता है जिसमें को स्टेपल और फिलामेंट रेशे आते हैं। स्टेपल रेशे छोटे रेशे को कहा जाता है और लंबे रेशे को फिलामेंट कहा जाता है।
लास्ट क्वेश्चन है, 125 क्वेश्चन है, एकदम लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो और इस सेक्शन का, इस प्रैक्टिस सेट का। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। शेयरिंग किस रेशे से प्राप्त करने में एक चरण है? शेयरिंग किस रेशे को प्राप्त करने में एक चरण है? कपास, जूट, ऊन, लीलन। इसका आंसर भी सही है, ऊन। शेयरिंग ऊन के रेशे को प्राप्त करने का एक चरण है। शेयरिंग का वह प्रक्रिया जिसमें शेयरिंग किसे कहते हैं? वह एक प्रक्रिया है जिसमें भेड़ ऊन को उसकी त्वचा की एक पतली परत के साथ हटाने की प्रक्रिया है। आमतौर पर गर्म मौसम में शेयरिंग की जाती है जिससे भेड़ को ठंड न लगे और जीवित रह सके। आज के लिए इतना ही। आज यहाँ पे इस प्रैक्टिस सेट का सन 2021 का जो प्रैक्टिस सेट था, सॉल्व पेपर था, सॉल्व क्वेश्चन था, इसे हमने आज पूरा करा दिया। इस वीडियो के माध्यम पे से सब कंप्लीट करा दिया है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।